के बाद असद और गुलाम दोनों की डेड बॉडी एक ही एम्बुलेंस में रखी गई और अब मॉर्चरी की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी तक की जो खबर है वो यही, बचपन से ही बिगड़ैल था असद, बचपन से ही बिगड़ैल था असद, स्कूल से ही अतीक की राह पर चल रहा था असद। मैच हारने के बाद वो गुस्से में आ जाता था, टीचर की एक बार उसने पिटाई भी कर दी थी, गुस्से में रेफरी बने टीचर की थी पिटाई असद ने। असद को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा खुलासा आ रहा है। अनुपम हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं, उनके पास कुछ ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज हैं। अनुपम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूपीएसटीएफ की टीम ने असद का एनकाउंटर किया, अब तमाम जो असद के बारे में जानकारियां हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी जानकारी यहां पर यह है कि शुरुआत से ही असद का व्यवहार जो है काफी आक्रामक, गुस्से वाला व्यवहार रहा है। और स्कूल में जो शुरुआती शिक्षा थी उस दौरान भी, मैच के दौरान जब उसका विवाद होता है तो उसके बाद वो टीचर से मारपीट करता है और टीचर को पीटता है, उसके बाद प्रिंसिपल तक को वो धमकाता है। आपको बता दें कि एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि लखनऊ के एक नामी स्कूल से असद ने इस बार 12वीं की, 12th की, यानी कि बोर्ड का एग्जाम उसने दिया 12th का, और अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी कुछ दिन बाद आना है। लेकिन उसने 12वीं की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ था और उसने सभी विषयों की जाकर के परीक्षा दी थी, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और क्लास के दौरान जो उसका व्यवहार रहा करता था, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, महंगी गाड़ियों से स्कूल आया करता था। ये जानकारी भी कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से, जो सहयोगी उसके साथ रहे या स्कूल का जो स्टाफ है उनके हवाले से सूत्रों से ये जानकारियां मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रिंसिपल को भी उसने 2-3 बार धमकाने की कोशिश की थी कि मैं रोज रोज स्कूल नहीं आ सकता हूं। और एक बार का वाकया बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने किसी मामले में उसको बुलाने की कोशिश की तो उसने प्रिंसिपल से ही कहा कि आप मुझसे इस तरह बात मत करिए, मैं बार बार इस तरह के जवाब नहीं दे सकता हूं। और 2-3 लड़कों को लेकर के वो प्रिंसिपल के केबिन तक पहुंच गया था। ये बातें निकल करके सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। कोई भी कंपटीशन होता था या कुछ भी होता था, यानी कि वो अपनी हार को किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता था। किसी भी चीज में वो ये चाहता था कि हमेशा उसका वर्चस्व कायम रहे, ये कोशिश उसकी हमेशा रहती थी। और इसीलिए स्कूल का मैच हो या फिर बाकी चीजें हो, जहां पर भी उसको लगता था कि अब वो हार रहा है या कहीं पर भी, तो वो एकदम आक्रामक हो जाता था। और जो बिल्कुल, तो पिता की राह पर था असद, पिता की राह पर था और शायद पिता की तरह ही अपना साम्राज्य बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई कह सकते हैं। और शुरुआत जो उसने की एक धमाकेदार वारदात के साथ, लेकिन खात्मा भी 50 दिनों के अंदर ही उसका हो गया। अतीक का बेटा असद जो बचपन से बिगड़ैल था, आज इस एम्बुलेंस में उसकी डेड बॉडी है, पुलिस की गोलियों का वो शिकार हुआ है और अब बहुत जल्द सुपुर्दे खाक हो जाएगा, यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा। असद और गुलाम दोनों की डेड बॉडी एक ही एम्बुलेंस में पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकलती हुई, ये डेड बॉडी भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और साथ ही अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कितनी गोलियां लगी, कहां पर गोली लगी, आखिर वजह कौन सी गोली बनी उसकी मौत की, ये तमाम जानकारी भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। तो लगातार बड़ी खबर न्यूज 18 आपको दे रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 5 लाख का इनामी शूटर साबिर कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। अब डर सब में होगा कि सरेंडर नहीं किया तो शायद एनकाउंटर में मारे जाए। यही वजह है कि अब साबिर को लेकर भी ये खबर आ रही है कि वो सरेंडर कर सकता है। शाइस्ता परवीन भी कोर्ट में सरेंडर कर सकती है, इस फिराक में है, अपने वकीलों के संपर्क में है और वकीलों को कागजात तैयार करने के लिए भी कह दिया उन्होंने। मनौरी के एक अधिवक्ता के संपर्क में बताई जा रही हैं शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की खबर के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। यूपी के सभी जिला न्यायालय में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कौशाम्बी से लेकर प्रतापगढ़, चित्रकूट की कोर्ट में पुलिस की सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि पुलिस उसे अरेस्ट करना चाहेगी, उस पर इनाम घोषित किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ असद के एनकाउंटर में ढेर होने के बाद उसके जनाजे में शामिल होना है शाइस्ता परवीन को, इसीलिए वो आत्मसमर्पण करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ वही नहीं, जो एक और सहयोगी साबिर जो प्रयागराज के शूटआउट कांड में शामिल था, वो भी आत्मसमर्पण करने के चक्कर में, क्योंकि जान का डर सबको सता रहा है। एनकाउंटर और कड़ी कार्रवाई के डर से खुद ही आत्मसमर्पण करना चाहते हैं शाइस्ता परवीन और एक और आरोपी साबिर इस पूरे मामले में। अनुपम हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुपम, असद अहमद आज एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को दे दें। मजिस्ट्रेट के सामने पंचनामा भरा गया है, प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। असद और गुलाम का पंचनामा
पूरा कर लिया गया है। डॉक्टर्स का पैनल अब पोस्टमार्टम करेगा और वीडियोग्राफी भी इस पोस्टमार्टम की करवाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा अश्विनी के पास चलते हैं। अश्विनी, पंचनामा की कार्रवाई पूरी हो गई है, अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आरंभ होगी, उसका रास्ता साफ हो गया है। तो आखिर कब तक पोस्टमार्टम पूरा किया जाएगा और परिवार के सुपुर्द किया जाएगा? हालांकि परिवार में तो अब कोई बचा नहीं है, यह भी क्लियर नहीं है कि कौन शव लेगा, असद का और गुलाम का। देखिए, 3-3.5 घंटे की जो कड़ी कार्रवाई के बाद जो पंचनामे की प्रक्रिया होती है वह पूरी कर ली गई है। इसके बाद अब सीधे दोनों जो शूटरों का जो शव है वो पोस्टमार्टम हाउस में आ गया है। यहाँ से इन दोनों शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आपको बता दें कि ये 3-3.5 घंटे जो प्रक्रिया हुई है उसमें दोनों की जो डेड बॉडी की जो एक्सरे की गई है वो हर एक अंग का एक्सरे किया गया है। कहाँ कहाँ गोली लगी है, कितने निशान स्पॉट्स हैं गोली के, वो सब लिखे गए हैं। पूरी जो मजिस्ट्रेट मौजूद थे उनकी मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी में पूरी पंचनामे की कार्रवाई हुई है। इसके बाद 3.5 घंटे की बड़ी कार्रवाई के बाद अब फिलहाल पंचनामा लगभग पूरा हो चुका है। अब यहाँ से सीधे आपको दिखा दें, ये पोस्टमार्टम हाउस है। इसी पोस्टमार्टम हाउस में दोनों शूटरों के शव रखे गए हैं और यहाँ से अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो समय होगा वो प्रशासनिक अफसरों की और पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए, अंदर प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ पुलिस अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया होगी उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो डॉक्टरों का पैनल अंदर पहुंच चुका है, प्रशासनिक अधिकारी सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं। अब यहाँ से डॉक्टर्स का ये पैनल होगा जो पोस्टमार्टम करेगा। शाम के 6 भी बज गए हैं, तो इस बारे में भी बताएं। देखिए, 4 डॉक्टर्स का जो पैनल है बताया जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम करेगा और आगे अंदर जो 4 डॉक्टर हैं वो एम्बुलेंस के साथ ही गए थे। पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लंबी इसलिए चलेगी क्योंकि दोनों शार्प शूटर, हार्डकोर शूटर हैं और इनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई कमी न रह जाए इसका खास ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एकदम से जो भीड़ बढ़ी है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो माहौल है वो थोड़ा सा माहौल अब बढ़ गया है। ऐसे में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कब पूरी होती है इसको लेकर के फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगी। डॉक्टर की 4 डॉक्टर हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, वो पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लगभग अब शुरू करने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगी, वीडियोग्राफी होगी, तब जाकर के कहीं दोनों शवों की सुपुर्द करी जाएगी। अगर जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर दोनों शवों को कोई लेने नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो झांसी पुलिस है, जो STF है, यूपी STF है, ये अपनी अभिरक्षा में इन दोनों शवों को प्रयागराज तक ले जा सकती है। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और आप नजर बना के रखिए। न्यूज रूम फिर चलेंगे जहां से अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप असद अहमद के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बता रहे थे कि बचपन से ही उसका स्वभाव कैसा था। शुरुआत से ही उसको एक सनक थी, एक हेकड़ी थी कि मैच हार जाए तो टीचर की पिटाई कर दी, एक धमक चलती थी। गन कल्चर के बहुत जल्दी टच में आ गया था, जिसने अपने पिता को उस तरह हथियार चलाते देखा हो, अपने चाचा को हथियार चलाते देखा हो। पूर्व में हमने कई वीडियोज ऐसे शादियों के देखे हैं जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। एक साथ एक शादी में 150 फायरिंग करने का भी वीडियो वायरल हुआ था। जाहिर तौर पर ऐसी तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन असद के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि जो बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है, जो हमारे सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो असद का और शूटर का जो पोस्टमार्टम है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके बाद जो डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया है, क्योंकि अमूमन आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम हाउस होता है वहां डॉक्टर्स के पैनल की शिफ्ट्स जो लगती हैं उसके आधार पर जो केसेस, चाहे एक्सीडेंटल केसेस आए या बाकी जो केसेस वहां पर पोस्टमार्टम के लिए आते हैं, बाकायदा उनका एक चार्ट बनता है। अगर कोई भी इमरजेंसी केस आता है या कोई भी ऐसा केस आता है जिसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करनी है तो बाकायदा उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है और मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद, या फिर अमूमन जब भी कभी रात के वक्त में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाती है तो उसमें जिलाधिकारी या फिर उनके किसी सहयोगी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना, ADM स्तर के अधिकारी के परमिशन से ही ये चीजें संभव हो पाती हैं। बिल्कुल। तो तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, आगे पंचनामा से जुड़ी हुई, कुछ को पूरा कर लिया गया है, कुछ बहुत जल्द पूरा हो सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे